नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा सरकार की बेबसी, सरकार की मजबूरी, पुलिस की लाचारी पर है। किसी एक प्रांत की बात नहीं कर रहा हूं, देश भर की बात हो रही है। महाराष्ट्र में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए, जो नया वेरिएंट आया है उसको देखते हुए राज्य सरकार ने मुंबई में धारा 144 लगा दिया था। शनिवार रविवार को किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं थी। धरना मोर्चा आज सारे बंद थे, कहीं भी 5 जन से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। यह सब कानूनी दांवपेच भी कहा जा रहा है और यह आवश्यक भी है कि यदि कोरोना की तीसरी लहर सामने दिख रही है, दूसरे देशों में लहर शुरू हो गई है, ओमाइक्रॉन की लहर चालू हो गई है, तो सावधानी बरतना अति आवश्यक है। क्योंकि सर्वाधिक विदेशी मुंबई और दिल्ली में आते हैं, तो मुंबई में उतरने के बाद अगर ओमाइक्रॉन से पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, तो मुंबई के लोगों को संक्रमित कर देंगे। तो उन्हें भी रोकना और मुंबई की भीड़ रोकना अत्यंत आवश्यक है। और इसी के तहत राज्य सरकार ने धारा 144 कर्फ्यू लगाया था शनिवार रविवार के लिए। लेकिन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की अपील पर महाराष्ट्र से तिरंगा यात्रा निकाली गई। विभिन्न अल्पसंख्यक बहुल इलाकों से तिरंगा यात्रा निकलकर मुंबई के लिए शनिवार को रवाना हुई। शनिवार शाम तक पहुंच गई। औरंगाबाद के सांसद सैयद इम्तियाज जलील अपने क्षेत्र के तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों का हुजूम लेकर निकले। लगभग 100-150 गाड़ियां लेकर निकले, मुंबई को रवाना हुए और मुंबई पहुंचे। धारा 144 को धता बताते हुए, ओमाइक्रॉन की संभावित तीसरी लहर को धता बताते हुए भीड़ में, झुंड में जलील मुंबई पहुंच गए और चांदीवली जहां पर सभा होनी थी, सभा स्थल पहुंच गए। पुलिस देखती रह गई, प्रशासन देखता रह गया। प्रशासन मजबूर, पुलिस लाचार, सरकार बेबस, यह स्पष्ट हो गया। दरअसल ओमाइक्रॉन की जो तीसरी लहर, कोविड की तीसरी लहर, संभावित लहर जो दिख रही है, वह तो रोकना ही था। यह सरकार बचाने के लिए, सरकार को संकट से बचाने के लिए यह एक तरह से षड्यंत्र कहा जा रहा है। क्योंकि 144 अगर 2 दिन के लिए लगाया गया है, तो क्या 2 दिन लोग सड़क पर नहीं निकलेंगे, उसके बाद निकलेंगे तो क्या ओमाइक्रॉन का भय कम हो जाएगा, खतरा टल जाएगा? ऐसा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संजय राउत के, शिवसेना सांसद संजय राउत के उस विवादित शब्द को लेकर के शहर भर में जगह जगह पर धरना प्रदर्शन, मोर्चा, जुलूस, जो भी कह लीजिए, वो निकालने की घोषणा की थी भारतीय जनता पार्टी की मुंबई इकाई ने। तो उसको रोकने के लिए 144 लगा दिया गया था। दूसरा, एक तो ये था, दूसरा जो सांसद जलील यात्रा लेके आ रहे थे, तिरंगा यात्रा, उसको भी मुंबई न आने दी जाए, वह यात्रा न प्रवेश करने पाए। इसको लेकर के भी धारा 144 आवश्यक था। यह सरकार बचाने के लिए जरूरी था। और ठीक है, यदि कोरोना की लहर सामने दिख रही है, दूर दूर से झलकना शुरू हो गया है वह परिदृश्य, तो 144 लगाना जरूरी है। उस पर मैं शंका कुशंका नहीं व्यक्त कर रहा हूं। लेकिन अगर 144 लगा था, तो यह तिरंगा यात्रा मुंबई में कैसे प्रवेश करने पाई? औरंगाबाद से निकली थी यात्रा, मुंबई आने के लिए यह सरकार को, प्रशासन को, सबको मालूम था। नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए वाहनों पर तिरंगा लगा करके, जिसमें अशोक चक्र बना हुआ था, जो नियमानुसार कोई लगा ही नहीं सकता। जो नियमानुसार अशोक चक्र वाला तिरंगा कोई अपने वाहन पर, निजी वाहन पर लगा ही नहीं सकता, वह तिरंगा लगा करके सैकड़ों गाड़ियां राज्य भर से निकली, मुंबई पहुंची। पुलिस कहाँ थी? औरंगाबाद पुलिस कहाँ थी? पुणे की पुलिस कहाँ थी? नई मुंबई पुलिस कहाँ थी? ठाणे पुलिस कहाँ थी? मुंबई पुलिस कहाँ थी? क्यों निकलने दिया? ये तिरंगे का अपमान नहीं तो क्या है? जब रूल के हिसाब से एक निश्चित आकार, निश्चित कपड़े वाला, निश्चित साइज का ही तिरंगा सरकारी वाहनों पर लग सकता है, वो भी अधिकृत वाहनों पर लग सकता है, और प्राइवेट पर किसी भी रूप में तिरंगा नहीं लग सकता, तब यह तिरंगा कैसे लगाने दिया गया?
क्यों लगाने दिया गया, किसकी लाचारी से, किसके आदेश पर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, यह एक शोध का विषय है, खोज का विषय है। इस पे बच्चे पीएचडी कर सकते हैं कि भाई पुलिस आपके पास, प्रशासन आपके पास, आरटीओ आपके पास, गाड़ी गाड़ियां औरंगाबाद से निकली, आप चेक नहीं कर सके। आपको मानखुर्द में आके दिखता है, मुंबई पुलिस मानखुर्द में जलील को रोक कर कहती है कि तिरंगा गाड़ी पर से निकालो। विवाद हुआ, तिरंगा कंधे पे ले लिया, गाड़ियों में तिरंगा लगे ही थे, कुछ नहीं कर पाई पुलिस। वो घटना स्थल तक, जिसे हम घटना इसलिए कह रहे हैं कि 144 को तोड़कर कानून को धता बताते हुए चांदीवली में सभा हुई, जिसमें ओवैसी ने, जलील ने, सबने सभा को संबोधित किया। ये पार्टी की सभा थी, रैली थी। तो पुलिस लाचार है, सरकार लाचार है। गृह मंत्री एक दिन पहले से अपील कर रहे हैं कि एआईएम के साथियों ये मत निकालिए तिरंगा यात्रा, 144 लगा हुआ है, आप सहयोग करें। दिलीप वलसे पाटिल की अपील को किसी ने नहीं सुना। तो लाचार नहीं है, बेबस नहीं सरकार तो क्या है? फिर क्यों लगाए 144? गरीब बेचारी जनता को परेशान करने के लिए, दुकानदारों से पैसा वसूलने के लिए, इन लोगों को पकड़ करके फोटो खींच करके आरटीओ परेशान करने के लिए, ट्रैफिक हवलदार लोगों को लूट रहे हैं उनको मौका देने के लिए, आपका टारगेट पूरा करने के लिए 144 लगाए। हिम्मत नहीं है रोकने की तो क्यों धारा 144 लगाए, क्यों कर्फ्यू लगाए? हिम्मत होनी चाहिए। एक नेता ने बताया कि दरअसल पुलिस, प्रशासन, सरकार लाचार क्यों हुई। लाचारी कारण यह था कि रविवार को शरद पवार जी का जन्मदिन था, जिसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिनके पास गृह मंत्रालय है, भव्य रूप से मनाने वाले थे, जगह जगह मनाने वाले थे। उसमें कोई बाधा न हो जाए। रविवार को उनका जन्मदिन, शनिवार को तिरंगा यात्रा मुंबई पहुंच रही है। यदि पुलिस सख्त होती, कुछ अच्छा बुरा होता तो माहौल बिगड़ जाता। तो जिस उद्देश्य से शरद पवार जी का राजनीतिक जन्मदिन भी और निजी जन्मदिन भी मनाने का फैसला पार्टी ने व सरकार ने लिया, उसमें बाधा पड़ जाती। तो यह जो लाचारी थी वो शरद चंद्र पवार जी के जन्मदिन में कोई बाधा नहीं आए, इसलिए सरकार, प्रशासन, पुलिस सब लाचार बने रहे। कानून की धज्जियां उड़ाई गई, कानून को तोड़ा गया, लातों तरह रौदा गया, कुछ नहीं किया। तिरंगा का अपमान हुआ। अगर यही यात्रा कोई सामान्य व्यक्ति निकाला होता, एसटी कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे वो ऐसा तिरंगा लेकर आए होते, तब तक मेस्मा लगा देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, जेल में डाल देंगे, ऐसी धमकी अनिल परब दे डाले होते। गृह मंत्री भी सपोर्ट कर दिए होते। कहां गई मर्दानगी, कहां गई वो तलवार कानून की? कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इतने लाचार हैं। कई कारण हैं। आगे बीएमसी का चुनाव है। बीएमसी सहित महाराष्ट्र के 18 महानगर पालिकाओं व बड़ी नगर पालिकाओं के चुनाव है। जिस शहरी इलाके में चुनाव है तो निश्चित है कि वहां अल्पसंख्यक बंधु होंगे। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की लाचारी, अल्पसंख्यक मतदाता ही उनके पास, अल्पसंख्यक संप्रदाय के लोग ही उनके मतदाता हैं, ऐसा वो मान के चल रहे हैं। तो किसी भी हालत में अल्पसंख्यकों को नाराजगी हो, अल्पसंख्यक नाराज हो, ऐसा काम पुलिस नहीं करेगी, एटलीस्ट जब तक कि स्थानीय निकायों को चुनाव संपन्न नहीं होते। भले ही कानून किताब ताक पे रख दें, कानून पुलिस अपने जेब में रखे रहे, इंप्लीमेंट ना करे, कानून की धज्जियां उड़े, जो भी हो, लेकिन मुसलमानों के बंधुओं को, बहनों को, उनकी माताओं को यह संदेश नहीं मिलना चाहिए कि ये राज्य सरकार का गृह मंत्रालय जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास है, वह कुछ कठोर कदम उठा रहा है। कठोर नहीं, कदम ही नहीं उठा रहा है। कदम भी उठाएगा तो भी तकलीफ होगी, और वो नहीं चाहते कदम उठाए। इसीलिए ये लाचारी दिखी। आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि धारा क्यों लगाए, कानून का ध्वंस क्यों दिखाए, खाली तोड़ने के लिए? अरे जगहसाई हो रही है, लोग थूक रहे हैं। महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस जैसी पुलिस देश में कहीं नहीं थी। विश्व लेवल पर इसकी गणना होती थी, लेकिन यह सरकार जब से आई है, अभी जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार जब से आई है, महाविकास आघाड़ी सरकार जब से आई है, तब से सबसे अधिक अगर कोई विभाग गिरा है, पतन हुआ किसी विभाग का, तो वह पुलिस विभाग का पतन हुआ है। आपको याद है 100 करोड़ का टारगेट गृह मंत्री देता है एक एपीआई सचिन बाजे को। मैं अनिल देशमुख और सचिन बाजे की बात कर रहा हूं।
यह आरोप कोई और नहीं लगाता है, उनका ही पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह लगाता है। आज मामला इस स्थिति तक पहुंच चुका है कि वो लगभग सत्य होगा, ऐसी आशंका हो रही है। जनता के मन विश्वास हो रहा है, जनता इस बारे में सोच रही है कि शायद वो 100 करोड़ का टारगेट, होटल वालों से वसूलने का टारगेट जो दिया गया था वो सत्य है, क्योंकि अनिल देशमुख कितने लंबे समय से जेल में हैं। जो भागे भागे फिर रहे थे, पूरा डींग हाँक रहे थे कि बच जाएंगे, अगर उनको जमानत नहीं मिल रही, जेल में हैं, सारी अदालतें बैठी हैं, सारी अदालतों के दरवाजे खटखटाए जा चुके हैं, अदालतों को कहीं से भी ऐसा नहीं दिखा कि राहत पहुंचाई जा सके। वकीलों ने कोई ऐसा कुछ नुक्सान निकाल के नहीं अदालत में पेश किया, कोई राहत मिले। अनिल देशमुख जेल में है और केंद्रीय जांच एजेंसियां, कई एजेंसियां लग गई हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े मामले हैं। मुकेश अंबानी घर सामने विस्फोटक रखने का भी मामला है, एक व्यापारी की हत्या का मामला है, सब बड़ा घोल है। एनआईए जांच कर रही है, सीबीआई कर रही है, ईडी कर रही है, इनकम टैक्स कर रहा है, नारकोटिक्स विभाग कर रहा है, सारी जांच जारी है। लेकिन सरकार के पास एक शब्द है, वो ये है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, महाराष्ट्र के मंत्रियों नेताओं को सता रही है। एक बहाना है, जनता भी समझ रही है। अगर किसी राज परिवार के घर में कि उनके छोटे से बच्चे के यहाँ हजार करोड़ के नोट मिलते हैं, कैश मिलते हैं, कई हजार करोड़ की संपत्तियां मिलती हैं, तो क्या वो सीबीआई वाले, इनकम टैक्स वाले ला करके जबरदस्ती उनके नाम पे रख दिए हैं क्या, या उनके ऑफिस में घर में रख दिए हैं? मतलब मिल रही है संपत्ति, प्रॉपर्टी सीज हो रही है, तो मतलब है तो कहाँ से आई तो बताना पड़ेगा। नहीं बता रहे हैं तो गड़बड़ है। आय का साधन, आय का स्रोत क्या है, ये जाहिर करना पड़ेगा। नहीं कर पा रहे हैं मतलब गड़बड़ है। तो इसमें जांच हो रही है, खाली जांच एजेंसियों के ऊपर आरोप लगा देंगे तो जांच एजेंसियां गलत कर रही हैं ऐसा जनता मान लेगी क्या? यह असंभव है। महाराष्ट्र की जनता बड़ी ही प्रबुद्ध जनता है और ये कोई अनपढ़ गंवार जनता नहीं है, सुशिक्षित है। ये सब देख रही, सब भांप रही, समझ रही है। यह तो बेमेल जो सरकार बनी तभी से उनके मन में शंका कुशंका हो रही है। जनता प्रश्न कर रही है कि 3 विभिन्न विचारधारा के लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बना पाए कि एक साथ सरकार में आ गए। जिस शिवसेना को आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने पैदा किया था, स्थापित किया था, बनाया था, और जो कट्टर हिंदूवादी थी, कट्टर राम भक्त थी, ऐसी शिवसेना के सामने कौन सी लाचारी आ गई कि राष्ट्रवादी जैसे मुस्लिम परस्त, कांग्रेस जैसे मुस्लिम परस्त पार्टी के साथ सरकार बना बैठे। आज वो लाचारी दिख रही है। अगर बाला साहब ठाकरे होते और 144 मुंबई में लागू हुआ होता, अगर पुलिस न रोक पाती और सरकार शिवसेना होती तो बात कर रहा हूं, पुलिस न रोक पाती तो यही शिवसैनिक सड़कों पर रोक देते, नियमानुसार ही काम होता, एक भी गाड़ी ना आ सकती। यह विश्वास है, ये जनता मान रही है। लेकिन यह लाचार सरकार, यह कमजोर सरकार, यह बेबस सरकार, यह मजबूर सरकार नहीं कर पाई। गाड़ियां आई, भीड़ इकट्ठा हुई, सब लोग चांदीवली मैदान में इकट्ठा होकर के भाषण सुने। कहाँ गया नियम कानून? क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी? फिर अगर ये नहीं करना था तो ये नौटंकी क्यों की गई? धारा 144 लगाने की नौटंकी क्यों की गई? दूसरों पर अंगुली उठाने वाले एक अंगुली सामने दिखाते हो तो 4 अंगुली अपनी तरफ आती है। किसान मोर्चा दिल्ली के बॉर्डर पर निकला था, किसान बैठे थे, उसमें सब किसान के रूप में। यह सही बात है कि गमला में धनिया बोलने वाले यही लोग भी आ गए थे, पंचर पुत्र भी थे, क्योंकि भोजन फ्री मिल रहा था। तब तो बड़ी बड़ी डींगे हाके महाराष्ट्र के जो अघाड़ी सरकार के नेता हैं, मैं किसी मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, नेता लोग बड़ी डींग हाँक रहे थे, किसानों पर हमदर्दी। आश्चर्य हो रहा है, सर्वाधिक किसानों की मौत हुई है तो महाराष्ट्र में हुई है। इतिहास निकाल के देख लीजिए, सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या अगर किया है तो महाराष्ट्र में किया है। देश के किसी भी प्रांत में इतने किसानों ने आत्महत्या नहीं की, जबकि किसान नेता, केंद्रीय कृषि मंत्री महाराष्ट्र के सपूत शरद पवार कृषि मंत्री थे। शरद पवार आज महाराष्ट्र में इस सरकार के शिल्पकार हैं। आज उनका जन्मदिन है। मैं किसी तरह कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा हूं। सबसे पहले फिर उनके जन्मदिन पर उनको मैं मुबारकबाद दे रहा हूं, बधाई दे रहा हूं, शुभेच्छा दे रहा हूं, शुभकामना दे रहा हूं। लेकिन सच्चाई है कि सर्वाधिक किसान महाराष्ट्र में मरे हैं, आत्महत्या की है। ये सच है कि तूफान आया था, बाढ़ आई थी, कोकण तबाह हो गया है, महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाके तबाह हो गए हैं। उनके लिए घोषणा हुई आर्थिक पैकेज की,
कितने परसेंट पहुंचा, इसकी भी जांच होनी चाहिए, पता किया जाना चाहिए। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक केवल घोषणा ही घोषणा है, लोगों को जेब तक कुछ नहीं पहुंचा है। ठीक है, दौरा होगा, हवाई दौरा होगा, सड़क से दौरा होगा, मीडिया में खबरें बनेंगी, ये सब तो अघाड़ी सरकार के तीनों घटकों को आता है। जो तीनों घटक हैं, राष्ट्रवादी, शिवसेना और कांग्रेस, सबको प्रचार में बने रहना आता है। प्रचार कैसे अपनी तरफ खींचना चाहिए, प्रचार तंत्र को अपनी तरफ आकर्षित कैसे करना चाहिए, इन तीनों घटकों का आता है। अब तीनों जब इकट्ठा हो गए हैं तो महाशक्ति बन गया है। प्रचार कैसे हो इसके लिए महाशक्ति बन गया है। मीडिया में बने रहना इनको आता है। खैर, ये मुद्दा अलग है। आज सबसे जो प्रमुख अहम मुद्दा है कि धारा 144 आवश्यक था क्या? अगर धारा 144 लगाई गई थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पुलिस को बेबस क्यों, मजबूर क्यों दिखाया जा रहा है? पुलिस को मजबूर क्यों किया जा रहा है? यह जनता पूछ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस की एक छवि है, एक नाम है, उसको बर्बाद करना उचित नहीं है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो इसको शेयर करें, लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे राष्ट्र हित से जुड़े जिन भी मुद्दों पर हम वीडियो बनाएं और पोस्ट करें वो आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।